बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस्तिस्ना फाइनेंसिंग की। इस्तिस्ना फाइनेंसिंग इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा डिमिनिशिंग मुशारका के बारे में, जो कि इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट है। इसी तरह इस्तिस्ना फाइनेंसिंग भी इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट है, जिसके इस्तिस्ना अरेबिक टर्म है, जिसके अंदर इस इस्तिस्ना फाइनेंसिंग के अंदर इस्लामिक बैंक जो ये करता है, उसके अंदर होता ये है कि इसमें सेल ट्रांजैक्शन की जाती है कमोडिटी के वजूद में आने से पहले। हम आमतौर पे कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं तो उस चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन इस्तिस्ना फाइनेंसिंग जिसमें ये अलाउ है कि आप चीज़ के वजूद में आने से पहले आप उसकी सेल कर सकते हैं, सेल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये शरीय इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के तौर पे अलाउ है शरीयत में। अब होता क्या है, लेकिन हर बिजनेस में, हर ट्रेडिंग में ये अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में अलाउ है। अब इस्तिस्ना की डेफिनेशन क्या है कि इस्तिस्ना इज सिंपली सेल ट्रांजैक्शन वेयर अ कमोडिटी इज ट्रांजैक्टेड बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। वजूद में आने से पहले ही वो उसको ट्रांजैक्शन की जा रही है। इस्तिस्ना इज द एक्सेप्शन ऑफ वेयर सेल इज अलाउड विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड्स सोल्ड। यानी इस्तिस्ना एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम सेल कर सकते हैं उसके एग्जिस्टेंस होने से पहले, गुड्स के एग्जिस्ट होने से पहले। मेन फीचर इसके क्या होंगे कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना इज ऑलवेज समथिंग विच रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट मैटर इस्तिस्ना का क्या है कि ये हमेशा क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए होगा। प्राइस में बी पेड अंडर एनी एग्रीड शेड्यूल। और दूसरा है कि प्राइस जो है वो पहले से तय कर ली जाए। होता ही है कि जब क्लाइंट बैंक के पास आता है कि भाई मुझे अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है और मुझे मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना है, लेकिन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और जो है उस ओवरहेड एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और लेकिन अब उसको क्या है, पैसे चाहिए। अब इस्लामिक बैंक जो है वो लोन तो अलाउ करता नहीं है, तो इस्लामिक बैंक उसको एक पेशकश करता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बना के सेल करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे, ठीक है, जो दूसरी कंट्री में है, फॉर एग्जाम्पल एक लेदर इंडस्ट्री है और वो अपनी अफ्रीकन कंट्री में या किसी यूरोपियन कंट्रीज में अपनी जैकेट बना के सेल करती है वो फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री का ऑनर वो बाकायदा उसका अपना जो है वो कस्टमर का ऑर्डर बैंक को शो करेगा कि मेरे पास ये कस्टमर का ऑर्डर है और मैं उसको इस प्राइस पे सेल करता हूँ, और उसको फिक्स प्राइस जो है वो बतानी भी पड़ेगी कि मैं इतने प्राइस पे इसको सेल करता हूँ, और जो मार्केट में मेरी प्रोडक्ट क्या होती है, इतने प्राइस की सेल होती है। तो फिर बैंक उसको क्या करता है, फाइनेंसिंग कर देता है। मीन्स कि जो है वो फाइनेंसिंग ऐसा नहीं कि उसको पैसे दे देता है, बल्कि पहले उसके लिए ये करता है कि उसकी प्रोडक्ट को वो ये कहता है कि बैंक कहता है ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट को बनाओ। मटेरियल जो है वो कौन बना, मटेरियल उसका अपना होगा, किसका, कस्टमर का, और मुझे प्रोडक्ट बना के मुझे सेल कर दो, मैं उसको परचेज कर लूँगा। फिर तुम उसको परचेज करने के बाद, मैं तुम सॉरी मुझे सेल करने के बाद फिर मैं तुम्हें एजेंट बनाऊंगा और तुम एजेंट के तौर पे मेरी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके आओगे। हाँ, जब हम उसको स्टार्टिंग में जब उसको फाइनेंस दे देते हैं, वो इस तरह से देते हैं कि हम बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहा होता है उसको, ठीक है। यानी कि बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट पे पैसे दे रहा होता है, जिससे वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है और जो है वो मार्केट में सेल करने के लिए जाता है। अब प्राइस में भी पेड अंडर एनी एग्रीड शेड्यूल। प्राइस के लिए पे करने के लिए कोई भी एक पहले से शेड्यूल बना लिया जाता है, लेकिन प्राइस भी जो है वो पहले से डिटरमाइन कर लेता है बैंक। और टाइम डिलीवरी जो है वो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है इस्तिस्ना के अंदर, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो बैंक को उसको बताना पड़ेगा कि ये इतने टाइम में उसके प्रोडक्ट को डिलीवर करके दे देगा। मैन्युफैक्चर यूजेज इज ओन मटेरियल और obtains it to make the और obtain it to make the order goods। मटेरियल वो उसका अपना खुद का यूज हो रहा होता है,
बायर हैज द राइट ऑफ रिजेक्शन, बायर को ये राइट है कि रिजेक्शन कर सकता है आफ्टर इंस्पेक्शन। बैंक जब प्रोडक्ट बनवाता है उससे, तो उसकी इंस्पेक्शन भी करता है। अगर उसकी इंस्पेक्शन से वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको ये राइट है। इफ गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जैसे कि उसने स्पेसिफिकेशन में बताया था कि प्रोडक्ट जिस तरह की बनाएगा, अगर उसके मुताबिक उसने नहीं बनाया है तो वो बैंक उसको रिजेक्ट कर सकता है। अब उसके लिए रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक से उसने पैसे लिए, ठीक है, बैंक ने उसको इंस्टॉलमेंट पे दिए, उसने प्रोडक्ट बना के दिए मटेरियल से, और बना के जो है वो उसने बैंक को डिलीवर कर दिया। बैंक ने जब अपनी इन्वेंट्री अपने पास डिलीवर कर दी, अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक उसको खरीद के क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीद के क्या करेगा, मार्केट में जाके, होलसेल मार्केट में जाके, या इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल तो नहीं करेगा। तो फिर बैंक क्या करता है, बैंक उससे फिर कस्टमर के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कहता है कि बैंक उससे कि तुम मेरी प्रोडक्ट को जाके मार्केट में सेल आउट करो। मुनाबा में तो क्या होता है कि मुनाबा फाइनेंसिंग में बैंक जो है वो कस्टमर को अपना मटेरियल परचेज करने वाला एजेंट बनाता है, और यहाँ पे मटेरियल सॉरी प्रोडक्ट सेल करने वाला एजेंट बना रहा है। और जब वो उसको सेल कर देता है, और वो कहता है कि प्रॉफिट जो उसके पैसे हैं वो मुझे टाइम पे पे करते रहो। अगर वो टाइम से पहले या टाइम के दौरान पे कर देता है बैंक को, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर वो उसमें देर से पे करता है, जैसे पॉसिबल 50 डेज का टाइम है और वो 60 डेज लगा देता है, तो जितने दिन ऊपर होते चले जाते हैं, तो ये बैंक को राइट है कि बैंक जो है वो उससे उसकी कमीशन में से, यानी उसकी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो उसका प्रॉफिट है, जो उसकी कमीशन है क्लाइंट की, उसमें से पैसे डिडक्ट कर सकता है देर होने की वजह से। और दूसरा ये कि जो जिस टाइम पीरियड में पैसे आ रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान बैंक अपना प्रॉफिट भी डिटरमाइन कर सकता है कि मैं इतना प्रॉफिट मंथली लेता रहूंगा। अब इसके अंदर रिस्क क्या होते हैं और उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, जो बैंक के लिए होता है, डिलीवरी रिस्क, नॉन परफॉर्मेंस रिस्क, क्वालिटी रिस्क, प्राइस रिस्क और स्टोरेज रिस्क। डिलीवरी रिस्क तो ये है कि कस्टमर ने देने में देर कर दी, जैसे कि मैंने बताया, तो बैंक जो है वो उसकी एजेंसी कमीशन में से पैसे डिडक्ट कर सकता है, यानी कम कमीशन उसको देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ को कम पैसों में, अगर प्रोडक्ट बना के जो दी है उसने, उसको देने में देर कर दी है, तो वो हो सकता है कि उसमें उसकी जो, तो फिर क्या करेगा, बैंक सस्ता खरीदेगा उसको, यानी कम प्राइस में खरीदेगा। और जो जब उसको सेल करने जाएगा और उसकी प्रॉफिट लाने में अगर देर कर देता है, तो फिर बैंक उसकी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी कमीशन जो देता है उसमें से पैसे डिडक्ट करेगा, कम करेगा। तो बैंक को ये राइट है। तो डिलीवरी रिस्क को इस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है। नंबर टू, नॉन परफॉर्मेंस रिस्क। नॉन परफॉर्मेंस रिस्क में बैंक अपना काम रोक सकता है, यानी जो उसने इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, जो बैंक ने उसको क्लाइंट को, तो वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसके अलावा क्वालिटी रिस्क, क्वालिटी रिस्क यानी कि इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड कर सकता है, कि बैंक ऐसा कह सकता है कि भाई मैं इंस्पेक्शन चाहिए, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को तुम्हें सेल करने की इजाज़त दूंगा। प्राइस रिस्क, प्राइस पहले से जो है मौजूद, वो उसको बतानी पड़ेंगी कि प्राइस जो है वो इतने की प्राइस पे मार्केट में सेल करने जा रहा है। स्टोरेज रिस्क क्या है कि मार्केट में इसको सेल होने से पहले अपने पास स्टोर करके रख सकता है बैंक। तो स्टोरेज रिस्क को जो है वो मिटिगेट किस तरह से किया जा सकता है कि बैंक उसको अपने पास रख लेगा, तो ये स्टोरेज रिस्क है। यानी ये रिस्क भी बताए हुए हैं, प्राइस रिस्क, क्वालिटी रिस्क, और इनको बैंक मिटिगेट कर सकता है, क्वालिटी को, प्राइस को, और स्टोरेज रिस्क को, और डिलीवरी नॉन परफॉर्मेंस को। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से होंगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इस्तना प्राइस टू कस्टमर। पेमेंट करते वक्त इस्तना प्राइस कस्टमर को, उस वक्त क्या एंट्री बनेगी, यानी जब बैंक के पास क्लाइंट आया कि मैं अपनी प्रोडक्ट बनाऊंगा और मुझे जो है मटेरियल बनाऊंगा और उसको मार्केट में, फलाना मार्केट में सेल आउट करूंगा, तो उसके लिए जो उसको पैसे चाहिए वो जो हम लोगों ने उसको दे दिए बैंक ने, वो कहलाएंगे एडवांस अगेंस्ट इस्तना डेबिट। और इन्हें अभी उन्होंने एक तरह से अपने पास एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड किया। और पे ऑर्डर क्रेडिट में, पे ऑर्डर क्रेडिट यानी पे ऑर्डर या पार्टी अकाउंट क्रेडिट मीन्स के पार्टी को पैसे पे कर दिए, एज अ, जैसे कि हम लाइबिलिटी पे कर होते हैं, पार्टी के पैसे चले गए हैं।
व्हेन बैंक रिसीव द पोजेशन ऑफ गुड्स, जब बैंक पोजेशन हासिल कर लेता है गुड्स की, जब उसके बाद बन के आ जाती है, तो फिर वो क्या करता है, जब इसने पार्टी को दे दिए, पार्टी जब उसको बना के दे देगी तो इन्वेंट्री उसके पास आ जाएगी, तो इन्वेंट्री डेबिट और एडवांस अगेंस्ट इस्तना क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स के जो है वो, जो उसने पैसे दिए हुए थे, अब उसके पास इन्वेंट्री आ गई, इसके पास बैंक के पास इन्वेंट्री आ गई, और एडवांसेस अगेंस्ट इस्तना क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब क्या होगा कि व्हेन रिसीव गुड्स आर सोल्ड इन मार्केट, अब जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल होंगी तो इस्तना फाइनेंसिंग डेबिट हो जाएगी। मीन्स के इस्तना फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी इन्वेंट्री बैंक की यानी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो गई, इन्वेंट्री चलेगी बैंक के पास से, और उसके पास इस्तना फाइनेंसिंग आ गई। ठीक है, इस्तना फाइनेंसिंग मीन्स के उसके पास प्रोसीड, सेल प्रोसीड यानी सेल के पैसे आने लगे कस्टमर की तरफ, कस्टमर जो मार्केट में सेल करके आ रहा है वो पैसे उसको देता जा रहा है बैंक को, तो बैंक के पास पैसे आ गए, इस्तना फाइनेंसिंग डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। उसको अभी तक तो एडवांस था, अभी हमारे पास अर्निंग शुरू हो गई। एट द एट मंथ एंड इनकम इज रिकॉर्डेड, मंथ के एंड में क्या फिर रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट भी बैंक रिकॉर्ड कर सकता है कि मंथली प्रॉफिट मान ले। प्रॉफिट जब तक मिला नहीं है, जब तक इस्तना प्रॉफिट रिसीवेबल डेबिट और इनकम ऑन इस्तना फाइनेंसिंग क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटिंग के मुताबिक इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, और इनकम किसको हो रही है, इस्तना फाइनेंसिंग हो रही है बैंक को। फिर पांचवे में जब मेच्योरिटी ऑफ इस्तना ट्रांजेक्शन मीन्स के जो है वो चीज़ सेल हो जाएगी और बैंक के पास पैसा आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, जो प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो क्या लिखेगा, बैंक लिखेगा पार्टी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पार्टी की तरफ से पैसे आ गए, टोटल सारे कंप्लीट पैसे आ गए जो उसने सेल करके देने थे प्रोसीड से, और प्रॉफिट भी आ गया, और इसीलिए इस्तना फाइनेंसिंग क्रेडिट हो गई, और इस्तना प्रॉफिट रिसीवेबल भी क्रेडिट हो गया। जैसे अकाउंट से भी क्रेडिट होता है जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, इसी तरह इस्तना फाइनेंसिंग भी क्रेडिट हो गया, यानी बैंक अकाउंट के पास, पार्टी बैंक अकाउंट से जो पैसे आए हैं उसके उसके अंदर हमारे पास इस्तना फाइनेंसिंग यानी सेल प्रोसीड के पैसे भी हैं और प्रॉफिट भी है। तो ये थे हमारा इस्तना फाइनेंसिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।